नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला भभुआ, और जो मेरे साथ हैं ये कैमूर के लाल, कहे तो बिहार के लाल और हमारे भभुआ के लाल कुमार कनिक्स जी। और इनको यूपीएससी में 280 रैंक इन्होंने हासिल किया है और ये बहुत ही गर्व की बात है। और इनके जो पिताजी मिलन सिंह जी, जो कि काफी राजनीति में सक्रिय भी रहते हैं, और वही इनके बाबा की हम बात कर लें तो इनके बाबा स्वर्गीय रामलाल जी जो विधायक रहे हैं भभुआ के। तो ऐसे में राजनीति के साथ साथ में जो इनका परिवार रहा है, आज जो प्रशासनिक सेवा में भी कदम रख दिया, तो ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प होगा इनसे इंटरव्यू करना, इनसे बातें करनी और इनसे वो प्रश्न भी पूछ लेना जो आपकी भी शायद दिमाग में चल रहा होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे वंदे भारत समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिजल्ट को आए हुए तो 10 दिन हो चुके हैं लगभग जी, पर खुशी की जो फीलिंग है वो अभी तक बरकरार है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 8th अटेम्प्ट। 8? जी। इतनी बार असफलता के बाद भी आपने कभी मनोबल को नहीं हारा। कैसे आपको ऊर्जा कैसे मिलती थी जो आप पे लगातार परिश्रम करते रहे? ऊर्जा, एक तो सेल्फ मोटिवेशन, पहली बात तो जी, कि मुझे पता था कि मुझे ये करना ही करना है। तो जिस चीज़ को भी अगर आप चाह लेंगे, तो अगर आप और उस पर निरंतर प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो वो आपको मिलेगा ही। बट साथ ही साथ घर वालों का, सबका सपोर्ट, हमारा एक जॉइंट फैमिली है, तो सभी का सपोर्ट और स्नेह हमेशा मिलता रहा। सब ने मुझ पर हमेशा विश्वास दिखाया कि आप कर सकते हैं। मेरा 8th अटेम्प्ट था, ये मेरा 3rd इंटरव्यू था। मैंने फर्स्ट इंटरव्यू 2019 में भी दिया था जी। और मैं करंटली इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में हूँ 2020 बैच में। ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है, जी। उसमें कार्यरत हूँ। तो जैसे ये जो आपको लगता है कि जो गलतियां हो पा रही थी या फिर जहां सफलताएं मिल रही थी वहीं पे गलतियां और भी लोग से हो पाती है, फिर वहीं असफल लोग हो जाते हैं, उस चीज को आपने सुधारा? कहाँ पे वो गलतियां हो रही थी, थोड़ा सा टिप्स देंगे क्या? 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ है, उसमें अगर आपको असफलता मिल रही है तो उसको आप सुधारिए। उसको आप पता करिए कि आपका प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है, आपको मेंस में आंसर छूट जा रहा है, इंटरव्यू में प्रॉब्लम है, तो वो तो व्यक्तिगत तरीके के लिए वो सबका अपना अलग अलग होगा। बट एक जो कॉमन चीज़ है, कॉमन थ्रेड है, वो ये है कि मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल परीक्षा है। 1 साल पूरा लग जाता है आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू होते होते। तो वो जो चीज़ है उसको बरकरार रखने के लिए वो भी काफ़ी मुश्किल चीज़ है। अपने आप को मानसिक तरीके से मजबूत बनाना कोई आसान चीज़ नहीं है। पर अगर आपके पास आपके दोस्त, मित्र, आपके घर वाले सपोर्टिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो काफ़ी हद तक मदद करती है। जी बिल्कुल। आपका कौन सा मीडियम रहा? मीडियम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम से? जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम से ज्यादातर रिजल्ट होते हैं, हिंदी मीडियम से कम होते हैं। ये थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे क्या? इस पर मेरे पास डेटा नहीं। अच्छा, डेटा। अच्छा, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पिताजी राजनीति में सक्रिय, आपके बाबा भी विधायक भी रह चुके, कभी मन नहीं हुआ कि हम भी राजनीति की ओर रुख करते हैं? तो मेरे बाबा जी, दादाजी जो स्वर्गीय श्री रामलाल सिंह जी हैं जी, वो समाज सेवी थे। नेता एमएलए तो थे ही, समाज सेवी थे। मेरे पिताजी भी श्री अरुण कुमार सिंह उर्फ मिलन सिंह भी समाज सेवी हैं, और मैंने जो रास्ता चुना है वो भी समाज सेवा का ही है। बस मेरा तरीका है कि मैं सिविल सर्विसेज के ज़रिए से इसको पूरा करना चाहता हूँ, देश और लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो हमारा और उनके सोच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उनका माध्यम, उनका तरीका, उनका हथियार अलग है, मेरा हथियार अलग है। जी बिल्कुल। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ वैसे प्रश्न हमें आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, जो प्रश्न है, क्योंकि आपका ये आप जैसा बता रहे हैं, आप तीसरा इंटरव्यू आपका क्लियर हुआ, तो वैसे में 2 इंटरव्यू का और भी आपको पिछले इंटरव्यू का अनुभव है, तो वैसे में उस इंटरव्यू के प्रश्न और उसके अनुभव भी थोड़ा हमारे दर्शकों को साझा कर दीजिए। कुछ प्रश्न याद हो तो मैं ये इंटरव्यू का बहुत मिथ है बना के रखते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। जी, मुझे तो कभी नहीं लगा, भले मेरे नंबर नहीं आए होंगे पहले 2 इंटरव्यू में, पर मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इंटरव्यू होता है। मुझे लगता है कि वो लोग भी जानकार लोग हैं, बेशक जानकार लोग हैं, वो आपको बहुत कंफर्टेबल करते हैं, आपको कंफर्टेबल करेंगे, आपको पानी पिलाएंगे, अपने हद तक जितना हो सकता है वो आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। एक किसी भी ज़रूर, मतलब बेशक ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद लोग जाते हैं,
बट इसमें अपने आप को सजग रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात, और अपने आप जैसे हैं उसको ऐसे ही पोर्ट्रे करिए। वो लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो लोग पकड़ लेते हैं, आप वो समझ जाते हैं कि अगर कोई भी लोग बनावटी बन रहे हैं, बनावटी हो रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली वो समझ जाते हैं। जी, जो मॉक इंटरव्यू जो आजकल जो हम लोग वीडियो में देखते हैं, जैसे दृष्टि चलाते हैं और भी कई सारे जो कोचिंग संस्थान है जो मॉक इंटरव्यू जिनके वीडियो यूट्यूब पे आते हैं, तो क्या उसी से मिलता जुलता इंटरव्यू रहता है या फिर कुछ भिन्नता रहती है उसमें? मैंने तो कोई मॉक इंटरव्यू दिया नहीं है, ज़्यादा मॉक इंटरव्यू मैंने देखा भी नहीं है। 2-4 शॉर्ट्स जो आ जाते हैं मैंने वो देखा है, वही देखा है। जी, तो मुझे जहाँ तक लगता है उससे डिफरेंट ही होता है। उससे डिफरेंट होता है। एक चीज़ ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उससे क्या कुछ आप कहेंगे कि कैसे तैयारी करें, किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें और ऑफलाइन ऑनलाइन के क्या बेस्ट रहेगा, इस सब भी थोड़ा मैं दर्शकों को समझा दीजिए। किन चीज़ों को पढ़ें, सबसे पहली बात तो सिलेबस को देखिए, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, वो अपने आप में एक ग्रंथ है। उसको अगर आप समझ जाते हैं कि सिलेबस में क्या है, यूपीएससी आपसे क्या चाह रही है, तो आपका 80% गेम वही हो जाएगा। पास्ट ईयर्स पे फोकस करिए। कोचिंग की बात है जहाँ तक, तो मैंने कोचिंग करी नहीं है, तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। अच्छा, सेल्फ है आप? मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। और वही है कि सिलेबस को देखिए। बाकी मैंने यूज़ किया है, ऑनलाइन मीडियम यूज़ किया है, जो भी फ्री में अवेलेबल थे वो सब मैंने यूज़ किया है, बट कभी मैं इनरोल नहीं हुआ कहीं भी, किसी के पास भी, किसी भी संस्थान के पास। वो मैंने यूज़ किया, उनका जो भी मटेरियल मिलता था, जैसे डेली करंट अफेयर्स है, ये सब है, वो मैंने यूज़ किया है, बट ऐसे इनरोल नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंसी, निरंतर प्रयास करते रहिए, अपना गोल सेट करिए, माइक्रो गोल सेट करिए कि मेरे को इस दिन इतना ख़त्म करना है, इस हफ्ते इतना ख़त्म कर देना है, इतना ख़त्म कर देना है। अपने आप को रिविजन के लिए समय दीजिए। बहुत ज़्यादा, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा कोचिंग में समय व्यर्थ करने के बजाय अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करिए और रिविजन पे ध्यान दीजिए, पास्ट ईयर देखिए। आपके आसपास अगर कोई और तैयारी कर रहा है, कोई सीनियर है, उससे अगर आपको गाइड मिल जा रहा है, हेल्प मिल जा रहा है, तो अच्छी बात है। वरना कोचिंग का माध्यम यही है कि गेम आसान करने के लिए। जी, आज अगर आपके दादाजी होते तो क्या सोचते? दादाजी मेरे अगर होते तो दादाजी ने मेरे से एक बात बोली थी कि अगर तू कलेक्टर बन जीवा तो हमारी छाती चौड़ा हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ भी होंगे वो ज़रूर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और मैं यही आशा करता हूँ कि उनके जो विचार थे, उन्होंने जो सोचा था कि जैसा मेरा कैमूर होगा, जैसा मेरा बिहार होगा, देश होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कम से कम कुछ नहीं तो 10% तो कर ही दूँ। बिल्कुल, अगर आपको एक सपोर्ट है, ऐसा होता नहीं है, अगर आपको अपने जिले का डीएम अगर बनाया जाए तो सबसे पहले आप क्या चाहेंगे कि उस चीज़ को सुधारा जाए या फिर उसमें परिवर्तन लाया जाए? क्योंकि हमारा भारत जो देश है काफ़ी जवान देश है जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं वो काफ़ी हाई है इंडिया का, तो काफ़ी यूथ यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उस मामले में एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, जो भी है हायर एजुकेशन, उस पर फोकस करूँगा। दूसरी बात कि यहाँ पे हमारा बिहार कृषि प्रधान देश भी है, तो उससे कृषि से मिली जुली चीज़ें जैसे वैल्यू चेन्स बनाना, प्रोसेसिंग मिल्स बनाना, ये सब करना, उन सब चीज़ों मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जी। दर्शकों, एक चीज़ और भी आपको बता दें कि ये कुमार कनिष्क जी, एक बहुत बड़ी बात यह है कि भभुआ से दौड़ते हुए मां मुंडेश्वरी का दर्शन करने के लिए गए हैं, और मां मुंडेश्वरी का जो दरबार है वो भगवानपुर प्रखंड में है, पौरा पहाड़ी पे स्थित है मां, और भभुआ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी मां मुंडेश्वरी का दरबार आता है। और नहीं, बचपन से ही मेरे को खेलने में काफ़ी रुचि थी जी, इसके लिए मैं डांट भी काफ़ी खाता था कि ज़्यादा खेलते हो, पढ़ाई कम करते हो। मतलब पिताजी से तो नहीं खाता था, मम्मी से ही खाता था। पिताजी तो हमेशा सपोर्ट करते थे कि 4 बज गया, खेलने चले जाओ। तो खेलने में मेरी हमेशा रुचि रही है। मैं कभी खेलना कूदना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको हमेशा करता हूँ। मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही बोलूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी करते रहने से एक तो आपका जो भी बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं वो सारे अच्छे रिलीज़ होते हैं, जिससे आपको मेंटल प्रेशर, मेंटल इश्यूज से काफ़ी ज़्यादा हद तक उससे आराम मिलता है। और बाकी आपका सेहत तो सही रहता ही है, आप दिखते भी अच्छे हैं जी, उससे। जी, जी। तो नहीं, स्मार्ट आप दिख भी रहे हैं ना, शायद उसी खेल का वजह है कि आप स्मार्ट दिख भी रहे हैं। आप क्या पसंद करेंगे, आईपीएस या फिर आईएएस? मेरा पहला प्रेफरेंस आईएएस का है, अब देखते हैं जो मिल जाए। चलिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम अगर बात करें एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा प्राइमरी एजुकेशन पटना से, मतलब प्राइमरी 12th तक एजुकेशन मेरी पटना से रही है। डॉन बॉस्को एकेडमी तक मैंने 10th करी। उसके बाद 12th मैंने सेंट माइकल्स एकेडमी से किया है जी। ग्रेजुएशन मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से जी, मास्टर्स मैंने भी इकोनॉमिक्स में ही किया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। जी। अच्छा, एक चीज़ और नहीं डिफिकल्ट हो जाता है कि आप
जो भी कर रहे हो, उसके बाद तैयारी भी कर रहे हो, तो बाधा बनते हैं जॉब बाधा नहीं बनती है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अगर कोई इंसान एक ही चीज़ को 8 घंटे में कर रहा है तो उसको 4 घंटे में भी कर सकता है। मतलब बशर्ते कि वो उसको पता है कि वो क्या उसको पढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, कहाँ उसकी कमज़ोरियाँ हैं। तो मैंने उस चीज़ों पर काम किया। जॉब के साथ साथ भी मेरे जितने बॉसेस भी रहे उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। जब भी मेरे को एग्ज़ाम होता था, छुट्टियाँ वुट्टियाँ मेरे को उन्होंने दी हैं, तो इस मामले में उनका भी बहुत आभारी हूँ। तो इस मामले में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। जी जी। ऑनलाइन ऑफलाइन बेस्ट क्या मानते हैं? जैसे मैंने बोला, मैंने कोचिंग करी नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। जी। अच्छा, अगर एक लाइन में अगर आप बताना चाहें तो सफलता का असली राज क्या है? सफलता का असली राज तो ऐसा कुछ नहीं है। मन में श्रद्धा थी कि भाई मैं कर लूँगा कभी ना कभी, बाकी लोगों का भी सपोर्ट था, सबका आशीर्वाद था, आप सभी लोग का, जितने भी मेरे आज जी। लोग आए थे सबका आशीर्वाद था। तो वही है राज सफलता का। बिना बड़े शहरों में गए क्या यूपीएससी निकाला जा सकता है? गांव के भी लड़के निकाल सकते लोग हैं? निकालते हैं, हर साल निकालते हैं, हज़ारों की संख्या में यूपीएससी निकाल रहे हैं और बाकी एग्जाम निकाल रहे हैं। तो मेरे को उस पर बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या कुछ टिप्स भी देंगे जो गांव में तैयारी कर रहे लड़के हैं, बच्चे हैं? गांव में तैयारी करने वालों के लिए मेरा यही है कि इंटरनेट का सही उपयोग करिए, जी अपने समय का भी सही उपयोग करिए, जो भी चीज़ें हैं उनसे डिस्ट्रैक्टेड कम रहिए, लक्ष्य को निर्धारित करिए। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी का मकसद होता है एक मकसद भरी ज़िंदगी जीना। एक मकसद के साथ अगर आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, भले आप उसमें सफल हो रहे हैं असफल हो रहे हैं, बट अगर आपका एक मकसद ही है तो सफलता आपको मिल चुकी है। अगर आज के युवाओं को सपना बड़ा देखना चाहिए या फिर सुरक्षित करियर चुनना चाहिए? आज के युवाओं को अपना करियर, वो तो पुरानी कहावत है, एम फॉर द स्टार्स इवन इफ यू मिस यू हिट द मून। वो तो पुरानी कहावत है, हमेशा बड़ा सोचो। तो मैं भी यही बोलूँगा कि हमेशा बड़ा सोचिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए। कोई भी इंसान आम नहीं होता, कोई भी इंसान खास नहीं होता। मैं तो ये चलिए, अब अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी तक से आप कुमार कनिक से बात कर रहे थे, जिनका यूपीएससी में 280 रैंक रहा और इनका सपना है कि इनको आईएएस मिले, और हमारी भी ये शुभकामनाएं हैं कि इनका सोचा हुआ काम पूर्ण हो। और ये बहुत बड़ी बात, जैसा कि हमने बताया कि मां मुंडेश्वरी के दरबार में उन्होंने भभुआ से दौड़ते हुए मां का दर्शन करने गए हैं। और दर्शकों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और देखते रहिए वंदे भारत समाचार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।